साथियों, अनिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हिमालयन हिंदी एकेडमी में। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसमें हम आदिकाल प्रकरण 4 आज पढ़ने जा रहे हैं और ये हमारी चौथी क्लास है। अभी तक की क्लासेस यदि आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो भी विद्यार्थी हिंदी साहित्य से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये जो पुस्तक है बहुत ही हेल्पफुल है। तो यहाँ से मैं क्लासेस दे रही हूँ, आप अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे मैं आप सभी को एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यदि आप हमारा यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट पढ़ेंगे, ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो जो भी विद्यार्थी जिनको लग रहा है कि हमारा पेपर फर्स्ट अच्छा नहीं हो पा रहा है और सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, तो यदि आप हमारा पेपर फर्स्ट ज्वाइन करेंगे साथियों, तो आपको आपका सब्जेक्ट जो हिंदी साहित्य है वो बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। इसके नोट्स, प्रैक्टिस सेट जो भी होगा वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो इच्छुक अभ्यर्थी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए बेनिफिट है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। नए साथी हैं, चैनल पसंद आ रहा है, क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथियों, अभी तक हमने आदिकाल में प्रकरण 1, प्रकरण 2 और प्रकरण 3 हम पढ़ रहे हैं। तो पहले की क्लासेस देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि आदिकाल का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, कौन कौन से कवि हैं। ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे तो ये क्लास भी आपको समझ में आ जाएगी। इस क्लास में हम प्रकरण 3 और प्रकरण 4 को संपूर्ण पढ़ने वाले हैं, मतलब इसी क्लास में प्रकरण 4 खत्म हो जाएगा। आदिकाल में 4 प्रकरण हैं, ऐसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से हमारी ये आदिकाल जो है खत्म होगा रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से, और अगली क्लास जो आएगी, 5वीं क्लास जो आएगी, वो भक्ति काल से आएगी, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही हैं, तभी आप लोग कमेंट करते हैं। तो ऐसा होता है कि साथियों, मैं भी फैमिली में हूँ, है ना। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ, क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाई और कुछ काम आ गया, बाहर चली गई या कुछ काम कर रही हूँ, नहीं क्लास रिकॉर्ड कर पाई, फिर मन भी नहीं होता है। मैंने आपको बताया थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम है, तो फिर बेमन से काम नहीं करना चाहिए, राइट। तो इस वजह से मैं जो है आपको जब चीज़ें देती हूँ, जब मैं अच्छे मन से आपको चीज़ें प्रोवाइड करा पाती हूँ, है ना, पॉइंट बता पाऊँगी, तो आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा, राइट। बट मैं अब कंटिन्यू कोशिश करूँगी कि मैं एक दिन पहले ही क्लास को रिकॉर्ड कर लूँ और अगले दिन आप सभी के साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। पेपर फर्स्ट की क्लास भी मुझे बनानी होती है और पेपर सेकेंड हिंदी साहित्य की भी। बहुत सारे साथी अलग अलग सब्जेक्ट की बोल रहे हैं, तो सारा कुछ पढ़ा पाना, सारा कुछ यहाँ पे दे पाना मुश्किल है, राइट। तो फिलहाल मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी की जितनी हेल्प कर पाऊँ। चलिए क्लास को स्टार्ट करती हूँ। थोड़ी देर के लिए आपको हमारे साथ बने रहना है। जो भी चीज़ें हाईलाइट करूँ बस आप उनको नोट करते जाइए और अपना रिवीजन करते जाइए। रात्रि 9 बजे मैं मॉक टेस्ट लेकर आती हूँ PYMCQ का, तो उसको ज़रूर ज्वाइन किया करिए। लाइव होता है, ठीक है, हमें भी इंतज़ार रहेगा और नया क्लास है तो ज़्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छा आएगा, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, है ना, क्लास करते हुए। चलिए फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं चंद बरदाई जी को। चंद बरदाई जी जो हैं, चंद बरदाई जी के बारे में आपने पढ़ा होगा। चंद बरदाई जो है, इनका जो महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो साहित्य में आते हैं ये। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चंद बरदाई जी का समय क्या है। संवत 1225 से 1249 इनका समय माना जाता है। ये हिंदी समय सबसे पहले नोट करिएगा क्योंकि क्रम से पूछा जाता है इस समय प्रश्न। तो 1225 से 1249 संवत में, ठीक है। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज के सामंत और राज कवि प्रसिद्ध हैं। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वज जो थे वो पंजाब और लाहौर के थे। इनका और महाराज पृथ्वीराज रासो जो है, पृथ्वीराज जी जो है, उनका जन्म और इन दोनों की मृत्यु एक ही दिन मानी जाती है। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि हैं और उनके सखा और सामंत भी थे। षड भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंदशास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में पारंगत थे। ध्यान रखिएगा, षड भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंदशास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक, इन सभी विद्याओं में ये पारंगत थे।
इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था। इनकी इष्ट जो थी वो जालंधरी देवी थी, जिसकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता था। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदैव ये उनके साथ ही रहते थे। पृथ्वीराज, अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पृथ्वीराज रासो। जो ऊपर हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है यहाँ पे, जो इनका समय पढ़ा है, ठीक है। हमारे लिए यहाँ पे जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों के पास पुस्तक तो है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि हमें पढ़ना क्या है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, ये इतना पढ़ना है। यहाँ से प्रश्न जो भी बनेगा यहीं से बनेगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पारंगत किस किस में थे, तो पारंगत यहाँ पे दिया गया है इस लाइन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली कौन सी लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं ये, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय, सर्ग या अध्याय है, ठीक है। समय बताए जाते हैं, सर्ग जिसको हम सर्ग कहते हैं, अध्याय कहते हैं। कामायनी कितने सर्गों में लिखी है बताइएगा, क्योंकि पृथ्वीराज रासो और कामायनी पर बताया जाता है, जो प्रभाव पड़ा है वो पृथ्वीराज रासो का पड़ा है, यह पद्मावत का माना जाता है, ठीक है। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद इसका कवित्त, छप्पे, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या है। नोट कर लेना, पृथ्वीराज रासो के मुख्य छंद हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे इतना। पृथ्वीराज रासो 2500 प्रश्नों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय है। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद है कवित्त, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। जैसे कादंबरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया था, वैसे ही रासो में चंद के पुत्र, जो चंद बरदाई के पुत्र थे, वो जल्लड़ थे, उन्होंने पूरा किया था, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो पंक्ति दी गई है आप इसको देखेंगे, और ये पोंछी भी गई है। पुस्तक जल्लन हत दय चल गज्जन रपकाज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्दरीय जिम, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद उद्दरीय तिमि। ये पंक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे अनंगपाल जो थे, उनकी 2 कन्याएं मानी जाती हैं, सुंदरी और कमला। फिलहाल दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए हैं, ठीक है। तो इनकी माँ जो है उनका नाम कमला माना जाता है, और इनके पिता जो हैं वो सोमेश्वर हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, प्रश्न जो है यहाँ से बन सकता है। पृथ्वीराज रासो के जो है माता पिता कौन थे, तो कमला और सोमेश्वर। सोमेश्वर तो पूछा भी गया है साथियों, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न बना है कि पृथ्वीराज रासो के पिता कौन थे, तो सोमेश्वर थे, ठीक है। और कमला किसकी पुत्री थी, अनंगपाल की पुत्री थी, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा विशेष ध्यान देकर। और यदि आप चाहें तो मुझे जो भी साथी जो नोट्स बना रहे हैं, आप एक बार मुझे भेजिएगा, मैं देखूंगी कि आप लोग कैसे नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नोट्स बनाने का भी एक तरीका होता है, और यदि उस तरीके से अगर आप बना रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आपका बेनिफिट भी होगा, ठीक है। चलिए, मैं इस पर भी क्लास बनाऊंगी यदि आप लोग चाहेंगे कि नोट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। नोट्स बेहतर होंगे तो सफलता भी बेहतर होगी। चलिए, यहाँ पे अब हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। जो पृथ्वीराज रासो है, इसको जाली ग्रंथ किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने। रासो में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और पुष्ट होता है। देखिए यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हो, जाली ग्रंथ, ठीक है, जाली ग्रंथ कहा गया है। उसके बाद प्रसिद्ध इतिहासकार राय बहादुर पंडित, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा रासो में वर्णित घटनाओं तक तथा संबंधों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। इनको भाट कहा गया है। पूछा गया भाट किसको कहा गया, तो पृथ्वी जो चंद बरदाई हैं उनको भाट कहा गया है, ठीक है। पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा था। पृथ्वीराज, देखिए पृथ्वीराज रासो जो है,
चंद्रबरदाई ने लिखा है। लेकिन पृथ्वीराज विजय भी पूछा गया साथियों कि पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है, तो ये जयानक ने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, संस्कृत में। किस भाषा में? संस्कृत में लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी लिखा है। जो पृथ्वीराज विजय है उसमें जो है इनकी माता का नाम कर्पूर देवी बताया गया है, ठीक है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक रचना है, ये भी कहा गया है। हमीर महाकाव्य आदि कई प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना, पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके पक्ष में लड़ना, संयुक्ता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने बता दिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है। तो यहाँ पे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो दिया गया है वो है ये पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयानक की है, भाषा संस्कृत है। फिर आगे आप देखेंगे यहाँ पे कि पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदीराज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है। चंद का नाम उसमें कहीं नहीं लिया। पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में एक श्लोक है, तन यश्चंद्र राजस्य चंद्रराज इवाभवत संग्रहम यशुरत्तानाम सुव्रतानाम में व्यधात। ये संस्कृत में है, इसलिए संस्कृत श्लोक लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट भड़ंत तैयार होता गया उन सबको लेकर और चंद को पृथ्वी का समसामयिक मान, उसी के नाम पर जो है ये चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो है। तो भट्ट भड़ंत किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने भट्ट भड़ंत कहा है, ठीक है। चलिए, चंद्रबरदाई नाम का कोई कवि था तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में ना रहा होगा और जयानक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट भड़ंत तैयार होता गया उन सबको लेकर चंद को पृथ्वी का समसामयिक मान, उसी के नाम पर रासो नाम की बड़ी इमारत खड़ी हो गई। तो रासो जो है उसको भट्ट भड़ंत किसने कहा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न भी बनाए साथियों, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बता रही हूँ आपको, प्रश्न भी बनाए और रिपीट भी हो सकता है आपका। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, पृथ्वीराज रासो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। दोहों की और कुछ कुछ कवित्वों की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छोटे छंदों में जो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है, जैसे कि संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। किसकी नकल की हो? संस्कृत और प्राकृत की नकल की हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे आप, अच्छा ये तो बता दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे अगला कि महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने 1909 से 1913 तक राजपुताने में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की थी। उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने छापा है और उस विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया है कि कोई कोई तो चंद के पूर्व पुरुषों को मगध से आया हुआ बताते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे यहाँ पे कुछ जो है पंक्तियाँ दी गई हैं कि बज्य घोर निशान राम चौहान चौदिस सकल सूर सामंत समरवल चंद्र मंत्रतिस उट्टिराज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नट कढ़त तेग मनवेग लगत मानो मनोवीज झट घट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। परीक्षा में आपकी पूछा जा सकता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे, देखिए पृथ्वीराज रासो को पढ़ लिया है, चंद्रबरदाई को पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे भट्ट केदार और मधुकर कवि को। जिस प्रकार चंद्रबरदाई जी पृथ्वीराज को कीर्तिमान दिया, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद को माना है, ठीक है।
भट्ट केदार जो है माना है यहाँ पे। इनकी रचनाएं भी हम देखेंगे, ठीक है। भट्ट केदार और मधुकर कवि, समय इनका है 1224 से 1243। यहाँ पे पृथ्वीराज रासो की ही जो है, हाँ, ये मनहु कला सस्वाहन कला 1600 बन्नी बाल वैस समीप अमृतसर रस बिन्नी पिन्नी, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये भी पूछा गया, पृथ्वीराज रासो से पंक्ति है। अब यहाँ पे देखिए भट्ट केदार और मधुकर कवि। भट्ट केदार ने कौन सी रचना लिखी है? भट्ट केदार ने लिखी है जयचंद प्रकाश, ठीक है। अभी इसमें हम विद्यापति और अमीर खुसरो को भी पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें आदिकाल पूरा कंप्लीट करना है रामचंद्र शुक्ल का। तो क्या है? भट्ट केदार, जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है, ठीक है। भट्ट केदार की है जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका है मधुकर कवि की। ये आपको इतना ध्यान रखना है, यहाँ से इतना प्रश्न पूछा जाता है। फिर आते हैं जगनिक। जगनिक ने जो पद्मावत लिखा है, हाँ नहीं, आला खंड लिखा है जो, ठीक है, आला खंड लिखा है जो, जिसको क्या बोलते हैं, किस नाम से बोलेंगे? परमाल रासो, है ना, जगनिक। तो इसकी जो मुख्य पंक्ति है वो है 12 वर्ष लो कोकर जीवे और 13 लो जिए सियार, ये पंक्ति पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि इस प्रकार साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत की वीर दर्व पूर्ण प्रतिध्वनि अनेक पल खाती हुई अब तक चली आ रही है। और यहाँ जो, यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं ना कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए ही रचा गया था, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जनता ही के बीच इसकी गूंज बनी रही, पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। ये किसके लिए कहा है? तो ये जो है परमाल रासो आला खंड के लिए कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आला और उदल परमाल के सामंत थे, तो परमाल रासो नाम दिया गया। उसके बाद यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो परमाल रासो है, इन गीतों का एक संग्रह आला खंड नाम से छपा। तो आला खंड नाम से किसने छपवाया था? वो थे चार्ल्स एलियट। परमाल रासो को आला खंड नाम से किसने छपवाया था? तो वो कौन थे? उस समय के कलेक्टर थे चार्ल्स एलियट, फर्रुखाबाद में, ठीक है। तो उन्होंने इसको छपवाया था। फिर आते हैं श्रीधर। श्रीधर जो है, इन्होंने रणमल छंद नामक रचना लिखी है संवत 1454 में, और इसकी ये पंक्ति है, ढई ढमई ढम ढमकार ढंकर ढोल ढोली जंगिया। ये पंक्ति आप इसको नोट कर सकते हो, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये होता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट प्रकरण 3, ठीक है। प्रकरण 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो भी पंक्ति पूछी जा सकती है, वो मैंने आपको बता दी है। यदि क्लास पसंद आए तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। समझ में आ रही है? चलिए, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे प्रकरण 4, फुटकल रचनाएं। नाम क्या है? फुटकल रचनाएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ें बताऊं उनको नोट करते जाइए। वीर गाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। पता देने वाले हैं दिल्ली के खुमार मियाँ और तिरहुत के विद्यापति। दिल्ली के खुसरो मियाँ, खुमार मियाँ नहीं, खुसरो मियाँ, और तिरहुत के विद्यापति। इनके पहले की जो कुछ संदिग्ध सामग्री मिलती है, उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जनसाधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत, पद्य आदि रक्षित रखने की ओर मानो किसी का ध्यान ही नहीं था। अब यहाँ पे देखिए, ये साथियों डायरेक्ट पंक्ति पूछी गई थी नेट जीआरएफ में। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय में से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों की व्यवहार योग्य समझी जाती थी। ये नेट जीआरएफ में पूछा गया था पंक्ति कि ये किस प्रकरण से है। तब बहुत सारे साथियों, तब मुझे भी नहीं पता था,
कि कितने प्रकरण हैं, तब मैंने इतना नहीं पढ़ा था, लेकिन अभी आप सभी के लिए बेनिफिट है कि मैं देखिए आपको इस तरीके से क्लास दे रही हूँ, राइट। प्रकरण 4 में ये दिया गया है। फिर आते हैं खुसरो जी, ये भी प्रकरण 4 में ही आते हैं आदिकाल के। पृथ्वीराज की मृत्यु के 90 वर्ष पीछे, कितने वर्ष? 90 वर्ष के पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई बादशाहों का जमाना देखा है। कहाँ से कहाँ तक ये आपको नोट कर लेना। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। कौन? खुसरो जी। ये इनकी मृत्यु संवत 1389 में हुई। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है यहीं से। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। ठीक है, और इनका जो है, इन्होंने किसका जमाना देखा है? गयासुद्दीन बलबन से लेकर कुतुबुद्दीन मुबारक तक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्त व्यचित्र की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। ठीक है, यहाँ इस बात की ओर ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सौर सेनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से चला आता था। ओके, इन्होंने जो है ठेठ खड़ी बोलचाल, पहेलियां, मुकरियां और दो सुखनों में ही मिलती हैं। ठेठ खड़ी बोलचाल जो है पहेलियों, मुकरियों और दो सुखनों में मिलती है। ठीक है, ब्रजभाषा से खड़ी बोली निकल पड़ी। ब्रजभाषा से, यही ब्रजभाषा देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रजभाषा से खड़ी बोली निकल पड़ी, क्योंकि जो ये थे खुसरो जी, इन्होंने ही खड़ी बोली का प्रयोग किया था। उससे पहले प्रेम सागर जो है, प्रेम सागर लिखा गया लल्लू लाल जी का, उसमें भी खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। बट अभी हम खुसरो को पढ़ रहे हैं तो खुसरो मियाँ जो है, इनको कहा जाता है खड़ी बोली का प्रवर्तक, है ना। चलिए, खुसरो के प्राय 200 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की बानी की हस्तलिखित प्रति मिली है, उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है, ये भी दिया है इन्होंने। तो कबीर की अपेक्षा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, और उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। खुसरो का लक्ष्य क्या था? जनता का मनोरंजन। पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी, पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये इनकी कुछ पंक्तियां हैं। एक थाल मोती से भरा तो आकाश है, एक नार ने अचरज किया, सांप मारे पिंजरे में दिया और बत्ती है। एक नार दो कोले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, पायजामा है, अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, दर्पण है। चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। ऐसे ऐसे इनकी पंक्तियां दी गई हैं। ठीक है, मोरा जोबना नवेल, ये तो बहुत पूछा गया है। मोरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल, बहुत ज़्यादा पूछा गया। और हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, जोई जोई ध्यावे तेई तेई फल पावे। कुछ लोग गोरखनाथ लगा देते हैं, तो ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। ठीक है, जोई जोई ध्यावे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मिस्टेक मत करिएगा, प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक है, जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया, ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो नोट कर लेना। फिर आते हैं विद्यापति जी। विद्यापति के बारे में पढ़ लेते हैं। समय है 1300, ठीक है, 13वीं सदी, 1300 नहीं 13वीं सदी। अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है, पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है।
विद्यापति को वंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं, और सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है। किसने? ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने हिंदी से अलग किसको माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है, बिहारी और मैथिली को। भाषा काव्यशास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य का विभाजन नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है? यहाँ पे ये पंक्ति। वैसे विद्यापति को पढ़ना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर आता है यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये है, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं, जिनमें नायक और नायिका राधा कृष्ण है। इन पदों की रचना जयदेव की गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। अनुकरण किसका किया? जयदेव। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे। कौन थे? शैव थे, मतलब शिव को मानते थे, वैष्णव नहीं थे। जैसे तुलसीदास जी वैष्णव है, सूरदास जी वैष्णव है, ठीक है, लेकिन विद्यापति जो है शैव हैं, अद्वैत को मानते हैं, ठीक है, शंकराचार्य जी को मानते हैं। इन्होंने इन पदों की रचना, देखिए इन्होंने रचनाएं राधा और कृष्ण की है, श्रृंगार लिखा है, लेकिन थे शैव, भगवान शिव को मानते थे। श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। इन्होंने जो रचनाएं की हैं वो श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की हैं, भक्त के रूप में नहीं की हैं, क्योंकि ये भक्त तो किसके थे? शिव के थे। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने कह दिया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों की भी ऐसी लोग आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है विद्यापति के लिए ही कहा है, और ये पंक्ति बहुत बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ क्लियर हो गई है। कुछ कहेंगे कि अगर पूछ दिया जाए कि विद्यापति कौन है, शैव हैं या वैष्णव है, तो कुछ लोग कहेंगे हाँ इन्होंने जो है गीतावली, क्या कहा जाता है, पदावली लिखी है जिसमें राधा और कृष्ण का वर्णन किया है, और ये सोचकर जो है वो टिक कर देंगे वैष्णव है, क्योंकि शैव के लिए तो कोई अर्थ ही नहीं दिया गया है, कोई उदाहरण ही नहीं दिया गया है, बट ये शैव थे। इस विषय पर जो हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है, तो ये क्लियर हो गया चीज़, है ना, डाउट क्लियर हो गया होगा आपका कि ये शैव है ना कि राधा कृष्ण, मतलब कृष्ण को मानने वाले हैं, वैष्णव हैं। इन्होंने जो राधा कृष्ण के बारे में लिखा है वो सिर्फ श्रृंगार के काव्य की दृष्टि से लिखा है, सिर्फ श्रृंगार उनका वर्णन किया है। भक्त जो थे ये शिव के थे। विद्यापति किसके वर्तमान में थे? राजा शिव सिंह के। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे ये चीज़ जो है आप चाहें तो नोट कर लें। मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली। मुसलमानों के न जमने तक तो उन्हें हराकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है लास्ट में आता है, काव्य सरिता वेग से प्रभावित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है काव्य के लिए। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता इन्होंने दी है, ठीक है। हिंदी साहित्य की विशेषता, हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रभावित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते। वो उसी तरह कैसे जो है सरिता की तरह बहती रही। तो यहाँ पे समाप्त होता है प्रकरण 4, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को ये क्लासेस पसंद आएंगी और आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगी। प्रकरण 4 मतलब आदिकाल हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आदिकाल इस क्लास में ये 4 क्लासेस जो है आपकी आदिकाल से संबंधित हैं, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से। उम्मीद है आगामी सभी हिंदी परीक्षाओं में आप सभी के लिए क्लास हेल्पफुल रहेगी। साथियों, क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना छोटा सा कमेंट जरूर लिखिएगा। और अगली क्लास हमारी रहेगी
भक्ति काल से प्रकरण 1 जानेंगे। भक्ति काल में कितने प्रकरण हैं, यदि आपने पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अच्छा, आदिकाल में कितने प्रकरण हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कौन कौन से रचनाकार आदिकाल में आते हैं। ठीक है, यदि आपने क्लास को अच्छे से सुना है तो आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, मैंने आपको बताया है ना कि पेपर फर्स्ट अगर आप ज्वाइन करेंगे हमारा, तो आपको सब्जेक्ट हिंदी साहित्य बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए। जिनको भी पेपर फर्स्ट में प्रॉब्लम हो रही है सभी क्लासेस को देखिए, और समझ में आ रहा है तो पेपर फर्स्ट जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अभी से क्लास स्टार्ट हो रही हैं तो आपका बेनिफिट हो जाएगा। जून एग्ज़ाम को आप अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट।